चलो भाई। देखो मैं क्या करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है, क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर आप लोगों ने 9 में भी पढ़ा होगा। क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे 9 के अंदर आप लोगों ने? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो क्योंकि इसमें अच्छा खासा चैप्टर आप 9 में पढ़ के आ चुके हो, तो फर्स्ट ईयर में सारी चीजें दोबारा शामिल नहीं की। फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट किया बोहर एटॉमिक मॉडल से। इससे पहले की जितनी भी चीजें थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो सब हटा दिए। हाँ, बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एक पेज में लिखा था उनका इंट्रोडक्शन, जो कि पढ़ लेना, एमसीक्यूज में आ सकता है, उससे अलग से कोई सवाल नहीं आएगा। कि जैसे इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने निकाला, कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, प्रोटॉन का नाम किसने रखा, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, कैसे किया। सही है, एक पहले पेज पे लिखा हुआ, अगर आप देखो तो अगला वाला पेज पलटा हो, कौन सा पेज है अगला? पेज नंबर 24। इस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बस उसके बारे में लिखा है, समराइज करके उसको लिखा है, तो उसको पढ़ लेना, एमसीक्यूज में आ सकता है। बस डायरेक्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कहां से? बोहर एटॉमिक मॉडल से। तो हेडिंग डाल लो बोहर एटॉमिक मॉडल की, या बोहर एटॉमिक थ्योरी की, या पूरा लिख लो नील बोहर एटॉमिक मॉडल। डाली हेडिंग। अब सबसे पहले इस पे सब हेडिंग बना लो इंट्रोडक्शन की। मॉडल है, मॉडल की क्या स्टेटमेंट होती है? सबसे पहली हेडिंग बना लो इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन में लिखो, बोलूं? इन 1913, इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल के इसके अंदर लिखो इन 1913, 1913 कॉमा नील बोहर पुट फॉरवर्ड, नील बोहर पुट फॉरवर्ड, नील बोहर in 1913, comma Neil Bohr put forward an atomic model या theory in 1913, comma Neil Bohr put forward an atomic theory in order to remove, in order to remove the defects of Rutherford atomic model, Rutherford atomic model। ठीक है, तो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल क्यों दिया था? रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे। तो रदरफोर्ड के मॉडल का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, क्या था रदरफोर्ड का मॉडल? मॉडल क्या था उसका? बोलता। हाँ, उन्होंने, सुनो, हसन खान, जवाद, रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड की पतली सी शीट ली थी, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को मारा था।
क्या देखा था उन्होंने? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ही पास कर गए, कुछ बाउंस बैक हुए थे और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे लार्ज एंगल्स पे। तो इससे रदरफोर्ड ने कंक्लूड ये किया कि एटम का सारा पार्ट खाली है, क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास हो गए। और जो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुए, रदरफोर्ड ने कहा कोई भी चीज बाउंस बैक दो रीजंस की वजह से होती है, एक वो बहुत भारी चीज से टकराए, दूसरा दोनों पे चार्ज सेम हो। तो अल्फा पे आपको पता है कौन सा चार्ज होता है, कौन सा? पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा, आगे पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी के अंदर इस चैप्टर में। तो अल्फा पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब वो जिस जगह से टकरा के वापस आ रहे उस पे भी कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और एटम का सारा मास उसी जगह पे होता है, तो उस जगह को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस का, और कहा कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। सही चल रहा था, लेकिन दो मसले आ गए इसमें। दोनों मसलों की बुनियाद एक ही थी कि रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस घूम रहा है, तो क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी, मतलब एक पुराना कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस घूम रहा है तो ये कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी निकालता जा रहा है, तो क्या होगा? इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये थक के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं आता। तो पहला मसला ये था रदरफोर्ड के मॉडल में। दूसरा मसला ये था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है, तो इसका स्पेक्ट्रम कैसा बनना चाहिए? कंटिन्यूस बनना चाहिए। जबकि एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन बनता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम के बीच फर्क समझते हो? स्पेक्ट्रम समझते हो क्या? स्पेक्ट्रम कहते हैं बैंड ऑफ कलर्स को। जैसे रेनबो बनता है बारिश के बाद, इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब ये जो रेनबो है ये आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, यानी इसमें सारे कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, रेड भी है, ऑरेंज भी है, जहां से रेड खत्म हो रहा है वहीं से ऑरेंज स्टार्ट हो रहा है, जहां से ऑरेंज खत्म हो रहा है वहीं से येलो स्टार्ट हो रहा है, जहां से येलो खत्म है वहीं से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है। तो सारे कलर इसमें आपको नजर आ रहे हैं, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ये उन ऑब्जेक्ट से बनता है जो कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करते हैं, जैसे कि सूरज से कंटिन्यूस एनर्जी आ रही है, तो इसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस बनता है। जबकि एटम का कौन सा स्पेक्ट्रम बन रहा था? लाइन। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसमें कुछ कलर्स हो कुछ ना हो। रेनबो में मैंने कहा सारे कलर है ना, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ कलर्स होते हैं कुछ कलर्स नहीं होते, तो इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन बनता है। जबकि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस घूम रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम। देखा है किसी एटम का स्पेक्ट्रम? क्या बात कर रहे हो? स्ट्रीट लाइट्स देखी है? कौन सी वाली? हम्म, हाँ, येलो वाली। येलो ऑरेंज जो होती है पुरानी, एक तो अब तो एलईडी होती है, अब तो खैर होती नहीं है, एक एलईडी आई थी बीच में। पुरानी वाली जो होती थी येलो ऑरेंज कलर की, जिसमें से रोशनी निकलती है, उसके अंदर सोडियम के वेपर्स होते हैं। तो कैसा स्पेक्ट्रम बनता है उसका, कैसा कलर निकलता है? येलो ऑरेंज कलर निकलता है। सारे कलर नहीं है ना, सिर्फ येलो और ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन से सिर्फ ग्रीन कलर निकलता है, ऑक्सीजन से रेड निकलता है, हीलियम से पिंक निकलता है, नाइट्रोजन से पर्पल निकलता है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन बनता है। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल को अगर हम कंपेयर करें क्लासिकल थ्योरी से, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस घूम रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस बनना चाहिए था, जबकि असली में लाइन बनता है। तो ये दो डिफेक्ट्स है रदरफोर्ड के मॉडल। पहला क्या था? कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए। दूसरा, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बनना चाहिए। तो इन दोनों डिफेक्ट्स को रिमूव किया नील बोहर्ड ने। कैसे किया? हेडिंग डालो पोस्टुलेट्स की और पहला पॉइंट लिखो। बोलू पहला पॉइंट? लिखो फिर।
क्या लिखोगे? एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट emit energy. An electron will not emit energy while revolving in its own orbit. Own orbit. ठीक है, तो क्या कहा नील बोहर ने? रदरफोर्ड के मॉडल में क्या मसला आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस घूम रहा है, तो ये कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करेगा। बोहर ने क्या कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है ये एनर्जी इमिट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट लिखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रॉन, हाँ, when electron absorbs energy, when electron absorbs energy, comma, it jumps to a higher orbit. When electron absorbs energy, it jumps to a higher orbit. Orbit. एब्जॉर्ब करेगा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी, तो लोअर ऑर्बिट से जंप मार के हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। अब कुछ टाइम तक वो हायर ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन वो उसका अपना ऑर्बिट नहीं था, तो वहां से वापस लौट के अपने ऑर्बिट में आएगा। जैसे आप किसी के घर जाओगे तो वहां से वापस आओगे, तो इलेक्ट्रॉन भी ऊपर वाले ऑर्बिट में गया है, मेहमान बन के, तो वहां से वापस अपने ऑर्बिट में आएगा। जब वापस अपने ऑर्बिट में आएगा तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो थर्ड पॉइंट लिखे, अपॉन रिटर्निंग, अपॉन रिटर्निंग टू लोअर ऑर्बिट, रिटर्निंग टू लोअर ऑर्बिट, हाँ लोअर लिख लो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कॉमा, an electron will emit energy to lower orbit, an electron will emit energy, an electron will emit energy in the form of light. ठीक है, तो ये बोहर का मॉडल है सिंपल, कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमेगा एनर्जी इमिट नहीं करेगा, कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, हायर से वापस लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। तो बताओ क्या ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है कंटिन्यूस हो रही है? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा और स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस नहीं बनेगा। तो ये कहकर बोहर ने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को रिमूव किया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट नहीं करता, एनर्जी सिर्फ तब इमिट करता है जब वो हायर से लोअर में आएगा, और ये काम कंटिन्यूसली नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट नहीं करेगा तो न्यूक्लियस में भी नहीं गिरेगा और स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस नहीं बनेगा। अच्छा, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर मैं इस एनर्जी को बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? हाँ बताइए, डेल्टा ई बोल देता हूँ, तो किसके बराबर होगी ये? E2 माइनस E1 के बराबर होगी। हायर ऑर्बिट की एनर्जी E2, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी E1। तो जब दो ऑर्बिट के बीच ट्रांजिशन होगा तो कितनी एनर्जी इमिट होगी? जितना इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल E1 थी 10, E2 थी 15, तो E1 से E2 पे जाते हुए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 5। कैसे निकाला? माइनस करके ना। तो इमिट भी कितनी करेगा वापस आके? 5 ही करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है दो शेल के दरमियान, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? जितना दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा।
एब्जॉर्ब कब होगी? हायर स्टेट पे जाते हुए, और रिलीज कब होगी? लोअर स्टेट पे जाते हुए। और ये एनर्जी क्या लिखवा है, किसकी फॉर्म में निकलती है? लाइट की फॉर्म में। तो लाइट की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? क्वांटम थ्योरी अगर तुम लोगों ने पढ़ी हो, आगे यहाँ इस चैप्टर में पढ़ोगे भी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। ई किसके बराबर होता था, क्या फॉर्मूला था? इक्वल्स टू, अबे वो तो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। क्या था? इक्वल्स टू एच। एच आता था, आगे क्या आता था? एफ या न्यू, फ्रीक्वेंसी। एफ पढ़ा था, न्यू पढ़ा था? एफ पढ़ा था ना, यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो लाइट की एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? एच न्यू के। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और एच क्या है? एच क्या है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी ना, तो प्लांक्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी लिख दूं क्या? है, लिख देता हूँ भाई, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देना। 6.625 एक्सपोनेंट -34 ना, यही होती थी जूल सेकंड। ये भी लिख दो नीचे पॉइंट के, इसी पॉइंट के नीचे लिख दो ना, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। हाँ, एफ भी होता है, न्यू भी होता है। बच्चे एफ इस्तेमाल करते हैं, लेजेंड जो है वो न्यू इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग कौन हो? बच्चे हो? वो क्या होता है? दो लोग हैं बस, बच्चे और लेजेंड्स। ये जो एनर्जी निकल रही है लाइट की फॉर्म में निकल रही है ना, उसको मैंने डेल्टा ही किया, और जब भी एनर्जी लाइट की फॉर्म में निकलती है तो वो इसके बराबर होती है, न्यू। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, न्यू कहते हैं, न्यू। हाँ, पेन से। न्यू को ऐसे बना दो ना यार, ऐसे बना दो, ऐसे करके थोड़ा बनता है, थोड़ा स्टाइलिश। हाँ, कुछ इस तरह से बनता है। लास्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, मुझे लगा लिख लियो। न्यू न्यू, न्यू तो वो होता है। बोलूं? हाँ, ये लॉन्ग आता है, डेरिवेशन के साथ। 3 डेरिवेशन है, 3 में से कोई एक आ जाती है। पिछले साल दूसरी वाली आई हुई है, तो इस साल पहली और तीसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, क्या पता पहली आ जाए, ये क्या पता दूसरी रिपीट हो जाए। कर तीनों ही लेना। दूसरी वाली को पहले साइड में रखना, पहली तीसरी ज्यादा कर लेना, फिर दूसरी दूसरी वाली आखिर में कर लेना, क्योंकि पिछले साल आई हुई है। बोलूं चौथा पॉइंट? क्या बात कर रहे हो, 2 लाइनें तो लिख ली थी, तुम लोग तो लेके ही जा रहे हो, लेके ही जा रहे हो। चौथा पॉइंट लिखो। एक और काम भी किया बोहर ने, वो क्या किया? इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला दिया। तो लिखो इसको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल, INTEGRAL ऑफ H अपॉन 2 पाई, मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई, मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई, समझे?
यानी अगर पहले ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 पाई। दूसरे ऑर्बिट में तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2h/2 पाई हो जाएगा। तीसरे ऑर्बिट में है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3h/2 पाई। ये चीज कहलाती है इंटीग्रल मल्टीपल। तो जनरली ऑर्बिट को कैसे लिखते हैं, n से। तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, nh/2 पाई। हाँ, वहां पॉइंट में तो h/2 पाई लिखना है। अब इधर देखिएगा, ये चीज समझिएगा। अच्छा, क्या? हम्म, कराऊंगा ना। दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। और बोलो, पेपर। सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे हो, बोल लो लिखना लिखना कर रहे हो, सुन तो लो। सुनो भी नहीं पहले, लिखो ना, फिर सुनो ना, सुनो। मुर्तुजा आर्यन, बोहर ने क्या फॉर्मूला दिया इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम निकालने का इंटीग्रल मल्टीपल। तो क्या लिखूं इसको, NH/2 पाई ना। अभी तो तुमको बताया, पहला ऑर्बिट है तो h/2 पाई, दूसरा ऑर्बिट है 2h/2 पाई, तीसरा ऑर्बिट है 3h/2 पाई, चौथा ऑर्बिट है 4h/2 पाई, जनरल NH/2 पाई। और फिजिक्स में क्या पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। और P किसके बराबर होता है, P किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, RP होता है ना। और P का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फिजिक्स के अनुसार बना MVR। अबे अभी तो तुमने बताया। सुन तो लो पहले, फिर लिख लेना ना। हाँ हाँ, लेकिन सुन तो लो पहले। मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोर्ड ने क्या दिया, NH/2 पाई। और फिजिक्स क्या कहती है, MVR। दोनों किसके फॉर्मूले हैं, एंगुलर मोमेंटम के ना, तो दोनों एक दूसरे के। तो क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई। अब लिख लो। नहीं, ये लिखो ना सिर्फ, डेरिवेशन तो अभी कराऊंगा ना। क्या बात कर रहे हो, लिखी हुई क्यों है फिर मैंने यार। हाँ, नहीं कराऊं तुम लोग को, नहीं कराऊं, लिखी हुई है, समझा देता हूं। चलो अभी मैं करा दूंगा, तुम लोग बोलो स्टॉप कर दो इसको। पेपर ये लोग बोलने लगी मैं कराना, चलो देख लो, ले आओ।